हाय, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आचार्य एकेडमी में। मैं मारुति पाटिल आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ, जिसे देखकर आपके मन में जो भी प्रॉब्लम्स है अपने करियर को लेकर, बेसिकली ये वीडियो 10th के पेरेंट्स के लिए है। सॉरी, 10th के पेरेंट्स नहीं होते, किसी भी 10th के बच्चों के लिए है और जिनके बच्चे 10th के लिए उन पेरेंट्स के लिए है। नॉर्मली आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि 10th के बाद क्या करना है, व्हाट आफ्टर 10th। जैसे कि पॉलिटेक्निक लो, साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, या कुछ फैशन डिजाइनिंग में जाऊं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। और मेरे बच्चे के लिए क्या बेटर रहेगा, फ्यूचर में किस फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, या जो भी मेरा इकोनॉमिक स्टेटस है उसके हिसाब से क्या अफोर्डेबल रहेगा मेरे लिए और मेरे इकोनॉमिक स्टेटस को सूट भी करेगा। दूसरा, अगर किसी पेरेंट्स के नॉर्मल किसी बच्ची का या लड़की के पेरेंट्स है तो उनके दिमाग में ये होगा मेरी बच्ची किस फील्ड में ज्यादा सेफ रहेगी, या किस सिटी में या किस स्ट्रीम में ज्यादा सेफ रहेगी, और अगर मुझे चूज करना है स्ट्रीम तो मैं किस आधार पर चूज करूं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। बेसिकली क्या होता है, जो भी पेरेंट्स होते हैं तो नॉर्मली परसेंटेज के हिसाब से चूज करते हैं। अगर मैंने मेरे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किया तो वो बोलते हैं सर मुझे अच्छे परसेंट आए, 90-95 अबव आए तो मैं साइंस लूंगा, उससे कम आए तो मैं कॉमर्स लूंगा, और उससे भी कम आए तो मैं आर्ट्स लूंगा, ऐसा बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है स्ट्रीम चूज करने का, जैसे कि जिन बच्चों को सोशल साइंस अच्छा लगता है, मतलब उनका काफी स्ट्रांग होल्ड है इन सब्जेक्ट्स पे, वो बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं। जिनका लैंग्वेज अच्छा है तो आर्ट्स की तरफ जाते हैं। जिनका साइंस और मैथ्स अच्छा होता है तो वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी इस फील्ड में जाते हैं। तो क्या ये सही है इनकी तरफ जाना, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो की पार्ट में। और दूसरे क्या क्या होते हैं पैरामीटर्स जिसे देखकर हम अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम एक एक डिसाइड करेंगे, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, मतलब जैसे कि हमारे क्लास में एक बच्चा टॉपर होता है, बच्चा या बच्ची टॉपर होता है, तो हम क्या बोलते हैं अगर उसने लिया तो मैं लूंगा। उसने लिया है मतलब कुछ तो होगा उस फील्ड में, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो बढ़िया होगा, इसलिए उसने लिया है। तो हम क्या करते हैं, जो भी टॉपर है हमारे क्लास का उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये हो गया। दूसरा, कोई रिलेटिव होता है, ठीक है, उसके पास काफी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, काफी ग्लैमर होता है, घर गाड़ी सब, बीवी बच्चे सब अच्छा होता है, हम उसे देखते हैं, उसके हिसाब से हम करते हैं। उसने क्या किया था तो वो मैं करूंगा, ऐसे उसके पीछे पीछे जाते हैं हम। दूसरा, अगर हमारा कोई पड़ोसी है उसने क्या किया उसके जैसा फॉलो करते हैं हम। अगर हम किसी शो वगैरह देखते हैं, शो सेमिनार अगर देखते हैं तो वहां पर हमें किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, उसने क्या क्या किया है वैसा हम करने को सोचते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। सेकंड फैक्टर है अकॉर्डिंग टू रैंक रॉन्ग पैशन। मतलब क्या, देखो कोई बच्चे होते हैं बहुत शरारती होते हैं, नॉर्मली बचपन से उनको कुछ रेडियो खोलते बैठते हैं, मोबाइल खोलते बैठते हैं, चार्जर, फैन, ऐसा कुछ भी खोल फिटिंग चलता रहता है उनका। तो उनके पेरेंट को क्या लगता है, अरे मेरा बच्चा तो मतलब ऐसे बहुत खोल फिटिंग में, मशीन में बहुत अच्छा है। वो क्या बोलते हैं फिर मेरे बच्चों को इंजीनियरिंग में डालना चाहिए। शायद उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि इंजीनियरिंग में एक्चुअल पढ़ाया क्या जाता है, ये भी नहीं पता होता, और एक्चुअल सिलेबस क्या है। अगर अभी करंट सिनेरियो देखा जाए इंजीनियरिंग का, तो जो भी मार्केट में चल रहा है उससे 20 साल पीछे का पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग के बुक्स में। अगर आप किसी भी इंजीनियर को पूछोगे या किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पूछोगे तो वह आपको यही बताएगा। दूसरा क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई मूवी देख ली, चलो मानो कि मैंने मंगलयान मूवी देख ली तो मुझे लगता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना चाहिए। मैंने लक्ष्य मूवी देखी या बॉर्डर मूवी देखी तो मुझे लगता है कि मुझे सोल्जर बनना चाहिए, ऐसा लगता है हमें। या हमने किसी की या कभी इंस्पिरेशन टॉक सुन लिया तो लगता है कि मुझे वो बनना चाहिए, जिसके ऊपर इंस्पिरेशन टॉक हुआ वो बनना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। क्या ये सही है ऐसे प्रोसीड करना हमारे करियर को लेकर, क्या ये सही है, हम ये डिस्कस करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या सही है और क्या गलत। आप इतने समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। दूसरा, कैसे करना होता है एक्चुअल में हम अभी ये देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, देखो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए। इसे देखने के बाद आपको अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है, इसलिए बहुत ही दिमाग लगा के बहुत ही ध्यान से सुनिए ये वीडियो। नॉर्मली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग थॉट प्रोसेस एंड लाइफस्टाइल या मार्केट एनालिसिस, ये देख के हमने डिसाइड करना चाहिए। जैसे कोई बच्चों को लाइफस्टाइल के ऊपर जाते हैं, मतलब लाइफस्टाइल जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी डिफेंस फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस, वहां का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो क्या करते हैं बच्चे उस तरफ जाते हैं नॉर्मली। कोई क्या होता है, होम सिक होते हैं, मतलब क्या, मेरा घर भला, मैं भला, सब कुछ भला, ऐसा बोलते बच्चे नॉर्मली। मतलब क्या, उनको घर से दूर जाने की इच्छा नहीं होती। जो भी उनका फैमिली बिजनेस है, अगर उसके पिताजी डॉक्टर थे तो वो डॉक्टर बनेगा,
जैसे कि अगर लॉयर है तो लॉयर बनेगा, मतलब घर पे रह के कुछ भी करेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, ऐसा होता है कोई कोई। दूसरा क्या, उनको पैशन होता है, जैसे कुछ कोई बच्चे स्पोर्ट्स में पैशनेट होते हैं, कुछ बच्चे आर्टिस्ट होते हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, मतलब उनका पैशन होता है, ठीक, वैसा भी कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कोई बच्चे पैसे होते हैं, देखो भाई मुझे कुछ ऐसा बड़ा नहीं खड़ा करना है, अपनी जिंदगी एकदम आराम से, बेबी बच्चे आराम से चलना चाहिए बस। वो क्या करते हैं, नॉर्मली प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हैं या गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मतलब 9 को जाओ 5 को आओ, एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, आराम से लाइफ एंजॉय करो। कोई कोई क्या होता है, बचपन से उनको मतलब समाज सेवा का बहुत सवार होता है उनपे, बोलता है अरे मुझे सब समाज सेवा करना है, मुझे समाज सेवा, मैं इसका कुछ अच्छा करूँ, मैं उसका कुछ अच्छा करूँ, ऐसा होता है नॉर्मल उनका। तो वो क्या करते हैं, सेल्फलेस सर्विस की तरफ जाते हैं वो लोग। कोई कोई क्या करते हैं, फैमिली ट्रेडिशन की तरफ जाते हैं, फैमिली ट्रेडिशन को देखते हैं, मतलब क्या, अगर मेरे पिताजी दर्जी थे तो मैं अच्छा दर्जी बनूंगा, या फिर अगर मेरे पिताजी का गोल्ड का शॉप है तो वह गोल्ड का शॉप चलाते हैं आगे, अगर कुछ फैमिली बिजनेस है तो वो आगे उसको बढ़ाता है, अगर किसी का पेरेंट्स लॉयर है तो लॉयर बनेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर बनेगा, ऐसे मतलब जो भी ट्रेडिशन है उनका, जो भी उसके दादा परदादा पिताजी होते वो उनके पीछे जाता है। क्या ये सही है? हमें अपना करियर जो भी हमें आपको डिसाइड करना है, आपको क्या करना है, किस फील्ड पे, किस बुनियाद पे डिसाइड करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। तो कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं कैसे करना चाहिए। सिंपल है, अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस, ठीक है। जो भी गुजराती मारवाड़ी होते हैं, सिलिकॉन वैली के लोग होते हैं, तो वह कैसे डिसाइड करते हैं। नॉर्मली गुजराती मारवाड़ी का देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल लोग है ना, कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो वह कैसे करते हैं, तो वह क्या करते हैं, सिंपल है कि वह मार्केट एनालिसिस करते हैं, वह रियलिटी देखते हैं, इधर उधर ऐसा इमेजिनेशन मेरे हवा में नहीं रहते, हवाई महल नहीं खड़े करते वो लोग, रियलिटी को देखते हैं। मार्केट ट्रेंड क्या है वो देखते हैं, मतलब अभी क्या रियलिटी है, आगे जाके 10 साल के बाद 5 साल के बाद क्या रहेगा, क्योंकि अभी आप 10th आपने पास की है, ठीक है, आपको मार्केट में आने के लिए 6 से 7 साल बाकी है। अभी 7 साल बाद मार्केट में क्या रहेगा, अगर आप देखा जाए 7-8 साल पहले इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा वैल्यू थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मार्केट था इंजीनियरिंग को, लेकिन अब अगर देखा जाए तो उतना है नहीं। तो हमें ये एनालिसिस करना होता है, मतलब टेक्नोलॉजी को भी एनालिसिस करना होता है, मतलब आज जो टेक्नोलॉजी है तो 7-8 साल बाद कैसी रहेगी टेक्नोलॉजी, वो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे टेक्नोलॉजी में, वो स्टडी करना पड़ता है। नॉर्मल बेसिकली हम मार्केट में जाके क्या करना है, अर्निंग करना है, पैसा कमाना है, ठीक है ना। तो हमें वैल्यूज को भी देखना पड़ता है, किस प्रोफेशन में जाके वैल्यूज, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे कमाई करना है, जुगाड़ में भी कमाई होती है, ठीक है ना। तो क्या आप अपने बच्चों को, या बच्चा खुद जाके जुगाड़ थोड़ी ना खेलेगा, आप नहीं भेजोगे ना उधर, सही बात है ना। जहां पर ज्यादा लाइफ की रिस्क हो, या जहां स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, या मोरल वैल्यूज जिस फील्ड में नहीं है, उधर तो आप नहीं भेजोगे, ठीक है। बेसिकली आप एडॉप्शन करो को देखकर आपने डिसाइड करना चाहिए कि कैसे जाना चाहिए आगे आपने, ठीक है। बेसिकली एडॉप्शन करो को ठीक से समझकर आपने डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही रहेगा, और खुद बच्चे ने भी समझना चाहिए कि मेरे फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। बेसिकली एडॉप्शन करो क्या होता है, इट्स सिंपल, नथिंग बट मार्केट एनालिसिस। क्या? मार्केट एनालिसिस ऑफ करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। मतलब क्या अभी क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है ना, अभी मार्केट की क्या डिमांड है, और 10 साल बाद आगे फ्यूचर में जाके मार्केट की क्या डिमांड रहेगी। अगर यह आपको सही से सटीक, अगर आप इसका अध्ययन करके ठीक से समझ के इसका अगर आप डिसीजन लोगे तो आप अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि अगर नोकिया मोबाइल सबको पता है, ठीक है ना, अभी मार्केट में है लगा 2005 में या 6 में, अगर देखा जाए आपका पूरा मार्केट नोकिया का था, ठीक है ना, पूरा मार्केट नोकिया का था उस टाइम पे। अभी उतना है नहीं, क्यों? क्योंकि नोकिया ने जिसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया था, नोकिया ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो पीछे रह गया। जो भी बाकी मोबाइल थे उन्होंने नोकिया को रिप्लेस किया। दूसरा एग्जांपल, जैसे कोडक कैमरा होता है, अब बेसिकली आप मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगा कोडक क्या है, ये सर क्या बोल रहे हैं कोडक के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, 20 साल पहले कोडक, अभी जैसे एप्पल का मोबाइल का वैल्यू है ना, एप्पल के मोबाइल को जैसे लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं ना, वैसे कोडक के कैमरे की वैल्यू थी। मतलब पूरा मार्केट का एक ही बादशाह था कैमरा में, कोडक था वो, उसका लेकिन एनालॉग कैमरा था उसका। उसने एडॉप्शन करो का सही एनालिसिस नहीं किया, सही स्टडी नहीं किया, उसने ठीक से डिसीजन नहीं लिया, और वैसे ही एनालॉग में ही उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की।
अभी उसका नतीजा है कि मैक्सिमम लोगों को कोडक के कैमरे के बारे में पता भी नहीं होगा। दूसरा देखते हैं एयरबस, जैसे कि उनका एरोप्लेन होते हैं। पहले क्या था, नॉर्मली ज्यादा एयरपोर्ट नहीं थे मैक्सिमम सिटी में, तो क्या करता था, औरंगाबाद में है तो मुंबई में रहेगा, दिल्ली में रहेगा, मेन सिटीज में एयरपोर्ट थे, ज्यादा सिटीज में एयरपोर्ट नहीं थे। तो क्या मैक्सिमम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में कहीं पर भी अगर जाना है, औरंगाबाद के पास समझो दूसरा कोई गांव है, मुझे कहीं पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, औरंगाबाद में आऊंगा पहले। मतलब क्या, ज्यादा पैसेंजर्स औरंगाबाद को आते थे, आजू बाजू में ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, डबल डेकर एयरप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने मार्केट एनालिसिस किया, ठीक है, एयरबस ने मार्केट एनालिसिस किया, लेकिन जो फ्यूचर में क्या रहेगा इसके बारे में उन्होंने अच्छे से जो भी उनका प्रिकॉशंस थे उन्होंने नहीं लिए, और उनका डिसीजन वहां पर चूक गया, ठीक है ना, वो गलत ठहरे उस डिसीजन को। उन्होंने डबल डेकर बनाया, बाद में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी, ज्यादा पैसेंजर एक सिटी से दूसरी सिटी को नहीं ट्रैवल करने लगे, क्योंकि क्यों करेंगे, अगर हर सिटी में, हर मेन सिटी में एयरपोर्ट है तो वही पैसेंजर्स डायरेक्टली उस स्टेशन पे जाएंगे ना, एयरपोर्ट स्टेशन पे जाएंगे, क्यों दूसरे स्टेशन पे जाएंगे। तो वो टोटली फेल हुआ, उनका प्रोजेक्ट था वो टोटली फेल हुआ। दूसरी बात देखते हैं, टेस्ला, आपको पता ही होगा, इलॉन मस्क जिसके सीईओ एंड फाउंडर है, टेस्ला इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अभी बहुत सारे ट्रेंड में है। अगर आगे देखा जाए तो वो टेस्ला मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है ना। टेस्ला मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। मतलब वो चाइना के जो जीडीपी है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, चाइना के जीडीपी में। जीडीपी क्या होता है, देखो सिंपल है, कंजम्पशन होता है मतलब जो आप कंज्यूम करते हो, दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है मतलब जहां पर आप इन्वेस्ट करते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट हुई अपनी। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, मतलब गवर्नमेंट ने किस किस फील्ड में एक्सपेंड किया है वो चीज होती है। और चौथा होता है कि नेट एक्सपोर्ट, मतलब क्या, सिंपल है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है, यह जीडीपी है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन इसका ऊपर कोरोना का क्या असर होने वाला है, इसके ऊपर कोरोना का क्या असर होने वाला है देखते हैं हम, ठीक है। तो पहली सिचुएशन है, इसमें 3 सिचुएशन होंगी। पहले है कोरोना 2-3 महीने में खत्म हो गया, कोरोना 2-3 महीने में खत्म हो गया, तो क्या है, हमारा जीडीपी का वी शेप होगा, हमारा जीडीपी का शेप वी होगा। मतलब क्या, आप तो कोरोना की वजह से नीचे आया था, जैसे कोरोना खत्म हो गया एकदम एक्सपोनेंशियली वी शेप में ऊपर चल रहा है हमारा जीडीपी। ये पहली सिचुएशन हुई। दूसरी सिचुएशन क्या है, 2-3 महीने में खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अच्छी तरह से कंट्रोल किया हमने, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ 2-3 महीने में, तो क्या होगा, यू शेप आएगा उसमें, ठीक है। और जो भी जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, जो भी इकोनॉमिकली एनालिस्ट लोग हैं, मार्केट एनालिस्ट लोग हैं, उनका यही मानना है कि वी शेप पॉसिबल ही नहीं है, वी शेप इज इम्पॉसिबल, यू शेप आएगा। और तीसरी सिचुएशन देखते हैं हम क्या होगा, ठीक है। कोरोना लंबा चला जब तक वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ, ठीक है, मतलब 1 साल 2 साल पता नहीं अब कितना, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें एल शेप में चली जाएगी हमारी जीडीपी, जो भी है एल शेप में चली जाएगी, और ये बहुत ही डेंजरस है हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कभी ना हो, ठीक है। सिंपल देखते, जो पहले जीडीपी जो है हमारा, कोरोना के पहले कैसे था और बाद में कैसा है, थोड़ा हम सिंपल एक एनालिसिस देखते हैं। मैं जैसे बोला आपको वी शेप यू शेप, थोड़ा सा अभी करंट सिनेरियो क्या है हमारे इंडिया में और पूरे जगत में, वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। प्री कोरोना क्या था, देखो हमारा क्रिजिल एक ग्लोबल कंपनी है, उन्होंने सर्वे किया था, तो प्री कोरोना हमारा जीडीपी था कि 5.2 और पोस्ट कोरोना 3.5 होने वाला है। यहां पर -1.7 का नेट जीडीपी लॉस हुआ है यहां पर। दूसरा देखते हैं मूडीज इन्वेस्टर्स एंड सर्विसेज, जो कि इकोनॉमिक एजेंसी है, इन्होंने सर्वे किया था प्री कोरोना 5.3 और पोस्ट कोरोना 2.5, यहां पर भी -2.8 की गिरावट है जीडीपी में। और दूसरा है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इन्होंने हमारे इंडिया का सर्वे किया था, तो प्री कोरोना 6.0 था और पोस्ट कोरोना 2.1 है। यहां पर मैक्सिमम उन्होंने गिरावट दिखाई है हमारे जीडीपी, -3.9, इतनी ज्यादा गिरावट दिखाई है इस एजेंसी ने, ठीक है। ये इंडिया का है, देखो अब पूरे जगत में देखते हैं, यहाँ ये पूरे हमारे इंडिया में हुआ है, पूरे देश का, पूरे देशों का क्या सीन है, पूरे जगत का क्या सीन है, वो भी देखते हैं हम, चलो ठीक है।
यहाँ पर डूस्ट बैंक ने बताया है कि प्री कोरोना 3.3 था जीडीपी पूरे जगत का और पोस्ट कोरोना है 2.4। यहां पर 0.9 की गिरावट दिखाई गई है। दूसरा सीन देखते जो कि फिच रेटिंग्स है, इन्होंने सर्वे किया था जो कि प्री कोरोना था 2.5 और पोस्ट कोरोना है 1.3। यहां पर भी 1.2 की गिरावट दिखाई गई है जीडीपी में। तीसरा देखते मॉर्गन स्टैंडली किया था, प्री कोरोना था कि 3.4, पोस्ट कोरोना है 0.3। यहां पर भी मैक्सिमम गिरावट दिखाई गई है जीडीपी में जो कि -3.1 है। और दूसरा देखते हैं जेपी मॉर्गन, इन्होंने तो देखो माइनस में गई है ऐसा बता रहे, इनका पूरे जगत का जीडीपी -1.1 गया है ऐसा बोल रहे, जो कि प्री कोरोना था 2.5, यहां पर -3.6 का जीडीपी गिरावट है ऐसा पूरे जगत में हो रहा है। तो आपको पता है इसका हमारे भविष्य पे क्या आने वाला है, असर होने वाला है। आपके बच्चे अभी 10th में हैं, बाद में 12th, 2 साल के बाद 12th में हो जाएंगे। आपके बच्चों को मार्केट में आने के लिए अभी 5 से 6 साल बाकी है। तो 5 से 6 साल के बाद कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से फील्ड्स में फ्यूचर होगा, में अच्छे से स्कोप होगा, यह हमारे जो गौरव सर है वो आपको बताएंगे। कोरोना की वजह से कौन सी इंडस्ट्रीज निगेटिव में है, कौन सी इंडस्ट्री डूबी है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से गौरव से समझाएंगे। इसलिए अगर आपको अच्छे से डिसीजन लेना है, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है मार्केट का, अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपने मार्केट का एनालिसिस नहीं किया, आपको एडॉप्शन कर के बारे में नहीं पता, तो वह आपको पूरा जीरो से ही समझाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। तो थोड़ी देर पहले आपको मारुति सर ने बताया होगा जीडीपी मतलब क्या होता है और कोरोना के कारण जीडीपी के ऊपर यानी हमारे सबके जो फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, अभी अगर हम कंपैरिजन करेंगे हमारी जो इंडियन जीडीपी है उस जो वर्ल्ड की जीडीपी है उनके साथ, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव मतलब इंप्रेशन है ना, कि इंडियन जीडीपी काफी बेहतर है एज कंपेयर टू वर्ल्ड जीडीपी। ठीक है, अभी हमारा जो जीडीपी कम हो रहा है कोरोना के कारण, जो जीडीपी कम हो रहा है, जो हमारा अपॉर्चुनिटीज या जो मार्केट का लेवल डाउन हो रहा है, वो किन इंडस्ट्री के कारण डाउन हो रहा है ये हमको समझना चाहिए। और ये जीडीपी का अभी इस साल की जो जीडीपी है, इस साल का जो हमारा करंट स्टेटस है बिजनेस का, वह आगे जाके 2-3 साल के बाद इम्पैक्ट करेगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम जो अभी 10th के बाद क्या करना है, ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं, अगर आपने अभी साइंस चूज किया तो आगे जाके आप आर्ट या कॉमर्स के जो फैसिलिटीज है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि ऐसे कौन से सेक्टर है जिनके कारण हमारा जीडीपी कम हुआ है, और वो जीडीपी कम होने के कारण आगे जाके 2-3 साल बाद कौन सी इंडस्ट्री लॉसेस में रहेंगी। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन के साथ हम समझेंगे कि हमको कहां पे सोचना चाहिए, कौन से अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो हमने जो डाटा है एनालिसिस किया है, तो ये जो भी बिजनेस कोच है, जो भी लीडिंग जो इंटेलेक्चुअल पीपल है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, हमने उनसे इसको कलेक्ट किया है, मैं बस प्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो लूजर इंडस्ट्रीज है, तो जो लूजर इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, और इन इंडस्ट्रीज के कारण हमारा जीडीपी कम हुआ है, और यही इंडस्ट्रीज आगे 2-4 साल शायद डाउन में रह सकती है। ठीक है, क्योंकि हमको जैसे सर ने बताया वी कर्व तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 2-3 महीने में कोरोना तो आके जाने वाला है नहीं, तो ये तो एक कंट्रोल में रह के प्रोलॉन्ग समय तक चलेगा, यानी यू कर्व में रहेगा, यानी यू कर्व मतलब 3-4 साल का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, और अगर दुर्भाग्यवश वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुआ जल्दी, यानी 1 साल लगा, तो यह कल यल कर्व में चला जाएगा, है ना। और उस स्थिति में हमको अभी से डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारा बच्चा या बच्ची हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, है ना। तो अभी जो सेक्टर्स है जिनके कारण जीडीपी डिक्रीज हुआ है, या जो कोरोना के कारण जिन जिन सेक्टर के ऊपर काफी भारी मात्रा में इंपैक्ट हुआ है, हम उन सेक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला तो है बैंकिंग सेक्टर। अभी चूंकि बहुत सारे लोग लॉकडाउन के अंदर घर में बंद है, तो घर पे बाहर नहीं निकल आते,
बहुत सारे बिजनेसेस बंद है, बहुत सारी कंपनीज बंद है। तो इनके जो बिटवीन होने वाला जो बिजनेस सेक्टर है, इनके बिटवीन जो होने वाला अपना जो भी अपॉर्चुनिटी है या फिर जो भी मनी का ट्रांजैक्शन है वो बंद है। तो उनके कारण बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी काफी परिणाम हुआ है। ठीक है। दूसरा है रियल एस्टेट। अभी कोरोना के कारण बहुत सारे बिजनेसेस बंद होने के कारण बहुत सारा मनी ट्रांजैक्शन खत्म हो गया है ना। बहुत सारे जो व्यापारी है उनका माल अटका पड़ा है, तो उनके पास पैसा है नहीं, तो वो नए कुछ स्टेट में तो इन्वेस्ट करने वाले है नहीं। अभी कॉमन पीपल जो है वो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है ना। तो वो तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट में इन्वेस्ट करेगा या फिर कोई नई चीजें को परचेस करेगा। ठीक है। तो तीसरा सेक्टर है एंटरटेनमेंट। तो हम उसमें देखते हैं जैसे कि बिग बिग जो सिनेमा हॉल्स है, जैसे आईनॉक्स है, पीवीआर है या दूसरे भी अन्य कोई। ठीक है। तो अभी चूंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन है, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उन चीजों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है, तो इनका पूरा का पूरा सेक्टर बर्बाद हो चुका है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे कि एयरलाइन सेक्टर है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में वर्कआउट करना है, ठीक है, या फिर आपको कोई पायलट बनना है, या फिर आप में से कोई एयर होस्टेस में वर्कआउट करना चाहते हैं, अगर एयरलाइन से संबंधित कोई भी अगर चीज में आप इंटरेस्ट रख रहे हो, सो आपको इसके बारे में बहुत बार सोचना पड़ेगा कि आगे 3-4 साल बाद तक इसका क्या फ्यूचर रह सकता है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रेस्टोरेंट्स, रिटेल्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इनका तो सबसे बहुत बुरा हाल है, क्योंकि अभी जो उनके पहले जो कार्स है वही सेल आउट नहीं हो रहे, और आगे जो जाके मतलब इलेक्ट्रिकल कार्स वगैरह आ रहे, जो कार सेलिंग कंपनीज है। ठीक है। तो अभी ये तो है कॉमन बिजनेसेस जो काफी ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं कोरोना के कारण, और इन्हीं बिजनेसेस का काफी कंट्रीब्यूशन भी है जिसके कारण हमारा जीडीपी गिर गया है। ठीक है। और इनके अलावा भी ऐसे कौन से सेक्टर्स है ना, मतलब जो कोरोना के कारण बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए, उसके बारे में बात करते हैं। अगर इनमें आप सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर बनाना है, तो आप एक बार उसके बारे में सोच सकते हो। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनका काफी लॉसेस हुआ है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मतलब पास नहीं जाएंगे, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मतलब काम नहीं करेंगे। दूसरा है रियल एस्टेट सेगमेंट। तीसरा है ज्वेलरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फर्निशिंग इंडस्ट्री, और जो लग्जरी प्रीमियम वगैरह क्लॉथिंग इंडस्ट्री रहते हैं उनका भी काफी बुरा हाल है। और जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, और सबसे लास्ट में है गवर्नमेंट सर्विंग इंडस्ट्री। हम देख रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है अभी कोरोना को ट्रीट आउट करने के लिए, कोरोना को दूर रखने के लिए बहुत सारे रिस्क उठा रहे हैं, है ना। जैसे कि काफी समय से लॉकडाउन चल रहा है, इसके कारण काफी सारा जो इकोनॉमिक जो बोझा है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ पड़ा है। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च कर रहा है ना। जैसे कि हमें हेल्थ किट मिले, कोरोना के जो पेशेंट्स है उसके ऊपर इलाज हो, पीपीई किट हो, मास्क हो या अन्य कोई। ठीक है। सो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट के पास जो भी इकोनॉमी पड़ी है वो खर्च हो जाएगी, और काफी लंबे समय तक हम नए लोगों को गवर्नमेंट सर्विस में रिक्रूट नहीं करेंगे। ठीक है। हमारी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो नए लोगों को अपने अंदर ना ले, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी जो पेमेंट है उनको रिड्यूस किया जा रहा है ना। सो काफी कम चांसेस है कि गवर्नमेंट नए लोगों को रिक्रूट करे। तो इसलिए आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके वो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्कआउट करना है, तो उन्होंने एक बार सोचना चाहिए कि यह किस प्रकार से होगा। ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास अगर बजट ही नहीं बचेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीजें ठप पड़ी है, तो कर स्वरूप में कोई भी रकम गवर्नमेंट के पास नहीं आएगी, और यह काफी लंबे समय तक, और जो भी नुकसान हुआ है इस कोरोना के कारण उसको रिकवर करने के लिए सरकार को काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए नए रिक्रूटमेंट आने की संभावना काफी कम है। ठीक है। तो इसलिए आप सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। यहां तक तो हमको ये समझ में आया कि ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज है जिनको कोरोना के ऊपर ज्यादा अफेक्ट किया है, और ये आगे कुछ सालों तक काफी मतलब डिस्टर्ब रहेंगी, है ना। इसमें शायद उतना फ्यूचर नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर कुछ समय बाद, जैसे कि समझो अगर यल करो भी खत्म होता है, जैसे कि अगर हमको वैक्सीन मिल गया या फिर जो भी चीजें है,
कोरोना खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या? तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, द गार्डियन ने इसको डिस्कवर किया है। उनका कहना है कि कोरोना एक बार बाद में फिर भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक आर्टिकल है द गार्डियन का, यहाँ पे लिखा है कोरोना वायरस जापानीज वुमन टेस्ट पॉजिटिव फॉर सेकंड टाइम। यानी कि अगर एक बार भी कोरोना आ गया, अभी हमारे पास फर्स्ट टाइम कोरोना है और उसके कारण इतना सारा मतलब लॉकडाउन चल रहा है, इतने सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर कुछ समय बाद इसको ट्रीट आउट भी किया गया है ना, सब समझो 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक बार ट्रीट आउट हो गया तो मतलब खत्म हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि यह बाद में भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने गार्डियन का जो देखा, उसमें क्या हुआ, जो जापानीज वुमन थी उसको बाद में भी पॉजिटिव पाया गया। सो पता नहीं कि ये कितने समय तक चलेगा, इसलिए हम हमारे बच्चों का फ्यूचर ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें जिसमें कम से कम रिस्क हो। अभी तक तो मैंने यह बताया कि कौन कौन से सेक्टर ज्यादा अफेक्टेड है ना, तो जो आगे कुछ सालों तक भी उभरने वाले हैं नहीं, और अगर उभरेंगे तो फिर बाद में भी कोरोना आ सकता है। और एक बात है, अभी हम देख रहे होंगे कि जो अभी चाइना सबसे ज्यादा कोरोना के कारण अफेक्टेड हुआ जो कंट्री है वो है अमेरिका, ठीक है। आज का मैं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा अमेरिका ने क्या किया है, सीधा सीधा ब्लेम रखा है चाइना के ऊपर, है ना। उन्होंने बोला है कि यह कोरोना पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने के लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो उसने अमेरिका ने क्या किया है, अपने जो भी नेवी है उसको चाइनीज जो ओशियन है उसमें डिप्लॉय किया है, ठीक है। और चाइना ने भी क्या किया है, जो अमेरिकन डॉलर है उसको यूज करने के लिए मना किया है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप सब जो अमेरिका का जो मेंटेलिटी है उसको तो समझते होंगे। अभी तो अमेरिका में प्रॉब्लम क्या है, राइट नाउ कोरोना वायरस के कारण 11 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव है और 70,000 से भी ज्यादा, ठीक है, लोग वहां पे डेथ हो चुके हैं। सो जैसे ही यह कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, अमेरिका ने बोल दिया है कि चाइना को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, अमेरिका कोई ना कोई बहुत ही बड़ी एक्शन लेगा चाइना के अपोजिट, है ना। जैसे कि उसने अभी डिप्लॉय किया है उसकी नेवी को चाइनीज ओशियन में। और अभी चाइना भी क्या है, अब सबसे ज्यादा बेनिफिट में भी चाइना है। अभी कोरोना वायरस के बाद भी सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चाइना के पास है। तो चाइना ने भी क्या किया है कि अमेरिकन डॉलर को एक्सेप्ट करने से मना किया है। सो जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, मतलब जो इकोनॉमिक सेक्टर में है, वह उनका सीधा सीधा कहना है कि कुछ समय बाद, मतलब जैसे कोरोना का जो अभी एरा चल रहा है वो खत्म होने के बाद, ये जो दोनों कंट्रीज में इकोनॉमिक वॉर छिड़ जाएगा, ट्रेड वॉर छिड़ जाएगा, और इसका खामियाजा पूरे के पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा, है ना। इसमें और भी सेक्टर्स है वह इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए हमने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोरोना के कारण अभी थोड़ा सा स्लो डाउन है और जैसे ये कोरोना निकल जाएगा। पहली तो बात यह है कि ऐसा कोई गारंटी नहीं कि ये कोरोना एक बार चलने के बाद, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको द गार्डियन का न्यूज दिखाया कि कोरोना चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में वो आएगा नहीं, वो बाद में भी आ सकता है और बाद में भी इतना डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और अगर इससे भी हम बचते हैं तो अमेरिका पक्का रिवेंज लेगा चाइना से। और इन दोनों में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इन दोनों में जो भी इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, इसका सबसे ज्यादा अफेक्ट, मतलब जो भी है वो पूरे वर्ल्ड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमने हमारे बच्चों का फ्यूचर हमेशा सेफ जगह पे डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो सेक्टर्स है वो काफी ज्यादा मतलब डिफिकल्टी फेज में से गुजर रहे। तो अभी हम कुछ सेक्टर को देखते हैं जो पॉजिटिव है। कोरोना वायरस के चलते भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं उन्होंने काफी अपने आप में तेजी दिखाई है। तो उसमें से पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर। अभी आप सब जानते हो कि एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है और इंडिया में बहुत सारा लैंड जो है वह एग्री में यूज किया जाता है ना। और कुछ साल पहले एग्री ही और अभी भी एग्री ही हमारा प्राइमरी सोर्स है अर्निंग का। और एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वह काफी हमारे मतलब जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट जो मतलब सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं वह एग्री ही है, ठीक है। सो एग्री से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है या जो भी मतलब सेक्टर्स है, जैसे कि सीड फार्मिंग है ना, सीड से रिलेटेड जो सेक्टर्स है, या फिर फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो सेक्टर है, या फिर एग्री से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उससे रिलेटेड जो चीजें है वो काफी अच्छे से चल रही है। कोरोना का उनके ऊपर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है ना।
तो आप में से अगर कोई व्यक्ति अगर कोई बीएससी एग्री या एग्री से रिलेटेड सेक्टर में अगर वर्कआउट कर रहा है या करना चाहता है तो यह काफी अच्छा रहेगा। दूसरा जो सेक्टर है वह है हेल्थ सेक्टर, है ना। आप देख रहे होंगे कि इस सेक्टर में काफी सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि अगर एमबीबीएस डॉक्टर है या फिर बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, किसी भी प्रकार के जो डॉक्टर लोग हैं उनको कोरोना का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। उल्टा उनकी तरफ उनका जो फील्ड है उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि एग्रीकल्चर और मेडिकल यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट ये दोनों ही जरूरत की चीजें हैं। इनके बिना कोई भी ह्यूमन सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है ना। सो ये भी काफी अच्छा है। अभी फिलहाल कोरोना के कारण भी इनका काफी अच्छे से वर्कआउट हो रहा है। तीसरा जो सेक्टर है वह है फार्मेसी। शायद आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है वह सबसे ज्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाला देश है पूरे वर्ल्ड में, है ना। सो फार्मा इंडस्ट्री में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है ना। और जैसे जैसे यह कोरोना आगे बढ़ेगा या फिर आगे जाके अगर ये कोरोना नहीं भी रहता है तो भी वैसे भी फार्मा इंडस्ट्री का टर्नओवर काफी बड़ा है। नेक्स्ट सेक्टर है डेली नीड्स, है ना। डेली नीड्स मतलब क्या, जो हम जो ट्रांसपोर्ट वगैरह एजेंसीज रहते हैं जिसमें हमारा जो डेली कंजम्पशन का आता है, गेहूं चावल जो भी रहेगा वो सारी की सारी चीजें डेली नीड्स में आती है। नेक्स्ट जो सेक्टर है वह है एफएमसीजी, है ना। जो भी हमारा एफएमसीजी है यानी तेल साबुन या फिर रामदेव बाबा के जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है। सो उनमें भी कोई गिरावट नहीं आई है, वो भी काफी अच्छे से कर रहे हैं और करेंगे भी। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो डिफेंस सेक्टर है, ठीक है ना। जैसे कि आर्मी है, पुलिस है। सो अगर कितना भी डिफिकल्टी आता है सो कोई भी गवर्नमेंट अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसको काफी अच्छे से मेंटेन करके रखती है। तो अगर कोई उसमें वर्कआउट करना चाहता है तो वो भी काफी अच्छा सेक्टर है। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। अभी कोरोना ने इतना सारा मतलब एंजाइटी फैलाया हुआ है। सो जो इंश्योरेंस कंपनीज है तो उनका काफी प्रॉफिट हो सकता है ना आगे जाके, ठीक है। या फिर एंटी कोरोना इंडस्ट्री जो भी है यानी कि मास्क प्रोड्यूसिंग करने वाले लोग हैं, सैनिटाइजर्स प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, सो उनका भी काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और एक इंडस्ट्री है जो काफी ज्यादा डिमांड में रहेगी, जो पर्सनल केयरिंग इंडस्ट्री रहती है ना। पर्सनल केयरिंग इंडस्ट्री मतलब क्या, जहां पे वन टू वन इंटरेक्शन रहता है। जैसे कि हम ओल्ड एज देख सकते हैं, ऑर्फनेज देख सकते हैं। सो वहां पे क्या किया जाता है, कुछ व्यक्तियों को पर्सनली ट्रीट आउट किया जाता है। सो इनके ऊपर भी ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ने नहीं देती गवर्नमेंट, है ना, या फिर पड़ता नहीं है। या फिर कौन सा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो, है ना। अगर हम कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है, या फिर बिजनेस कोच देखो, ठीक है, तो अभी सारे के सारे जो बिजनेसमैन है वो क्या हो रहे, वो काफी ट्रबल में जा रहे हैं। तो उनको बिजनेस से बाहर निकलना है, तो इनका भी इंडस्ट्री काफी अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट इंडस्ट्री रहता है हमारा एजुकेशनल इंडस्ट्री, है ना। तो जिस इंडस्ट्री में पर्सनल केयर किया जाएगा वह इंडस्ट्री डेवलप होगा। तो अभी हमने ऐसे सेक्टर्स देखे जो कोरोना के कारण काफी अफेक्टेड है और अगले 3-4 साल काफी डिफिकल्टी में रहने वाले हैं। और कुछ सेक्टर ऐसे देखे जो कोरोना के बावजूद भी काफी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आगे भी वर्कआउट करते रहेंगे बिकॉज ये एवरग्रीन बिजनेसेस है, ठीक है। लेकिन जो अभी 10th का जो बच्चा है वो बेसिकली क्या है, कुछ लोग साइंस चूज करते हैं, कुछ लोग मतलब साइंस में भी पीसीबी पीसीएम रहता है, यानी पीसीबी जाएगा तो आप कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ टर्न होगे, अगर पीसीएम लोगे तो आप कोई टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाओगे। कुछ कॉमर्स को इंटरेस्टेड रखते हैं, है ना, और कुछ आर्ट्स को इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है। तो और कुछ और जो शॉर्टकट्स है जैसे कि पॉलिटेक्निक यानी टेक्निकल एजुकेशन या आईटीआई, इस तरह की और अन्य चीजों की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हमने काफी डिटेल में वर्कआउट किया है और मैं चाहता हूं कि ये आप काफी ध्यान देके सुने, क्योंकि इसको विथ एविडेंस के साथ प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और यह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप में से कुछ लोगों के आंखें खोल देगा, ठीक है। तो अभी आगे वाले जो सेशंस में है वह आपको बताया जाएगा। जो आप सोच रहे हो कि आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर आपको पीसीबी या पीसीबी ग्रुप में ऐड होना है या मेडिकल सेक्टर में जाना है तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, या अगर आप कॉमर्स करना चाहते हो तो उसका भी फ्यूचर क्या रह सकता है, कि उसमें भी क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या लॉसेस है, अगर आप आर्ट करना चाहते हो उसमें भी क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या लॉसेस है।
है ना, और पॉलिटेक्निक या बाकी सारी चीजें, इसको थोड़ा सा विथ प्रूफ एनालिसिस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं साइंस फील्ड से। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि कौन से इंडस्ट्रीज एवरग्रीन है या फिलहाल भी चल रहे हैं, और कौन से इंडस्ट्रीज का काफी बुरा हाल हुआ है ना। और ये काफी बुरा हाल शायद रह सकता है, 3 साल रहे, 2 साल रहे, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो हमने आपको इंडस्ट्रीज बताई थी, जैसे एग्री है, हेल्थ केयर है, डिफेंस है ना, वो एवरग्रीन इंडस्ट्रीज है, यकीन मानो उसमें कभी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, है ना। तो जो कि हमारे जो मोटा मोटा जो 4 चीजें हैं, साइंस, कॉमर्स और क्या कहते हैं हम उसको, आर्ट, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। अभी साइंस में पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, साइंस के 2 पार्ट रहते हैं। अगर आप साइंस चूज करोगे तो आप एक तो पीसीएम चूज करना पड़ता है या पीसीबी चूज करना पड़ता है ना। अगर हम पीसीएम यानी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, इससे क्या कर सकते हो आप, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जा सकते हो। जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है, हाँ, मतलब सिविल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, एक्सेट्रा, या आईटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये सीधा मैंने गूगल से ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। सो पहला फैक्ट है, यह एक बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, जिसमें बताया कि ये एक आर्टिकल है लगभग फरवरी 2018 का, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना इंडिया का, वो 5.9 से 7.2 तक गया है। और ये कब का है, और यह आर्टिकल कब का है, फरवरी 2018 का। अभी तो 20 चल रहा है। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि सर 2 साल पहले का क्यों दिखा रहे हो। थोड़ा रुकिए, मैं कुछ और एविडेंस प्रस्तुत करता हूं, ठीक है। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 7.2% last month, up from 5.9% in February 2018, according to data compiled by Center for Monitoring Indian Economy, CMIE। ये हमारा एक थिंक टैंक है ना। Its survey shows over 80% of engineers India produces are not employable। ये कब का है, पहले तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एक 2018 का बिजनेस टुडे का आर्टिकल था, और एक दूसरा एक गूगल का सर्च है ना। तो यहां पे जो इंडिया का जो थिंक टैंक है CMI, सो उसके अनुसार 1 साल पहले मतलब 2019 में 80% ऐसे इंजीनियर्स थे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी 2018 में भी और 2019 में भी काफी सारे बच्चों ने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशंस लिया। जबकि हालत ऐसी है कि अगर 100 बच्चे एडमिशंस लेते हैं, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है ना, ये इंडियन टैंक का कंसिडरेशन है ना। उन्होंने बताया कि 100 में से 80 बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रहे। अगर आपके आसपास कोई इंजीनियर कॉलेज है, वहां पे कोई प्रोफेसर है या कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप खुद भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। आप पाओगे कि ये बात सच है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो एविडेंस है, इसमें लिखा है, ये न्यू दिल्ली का है, एक आर्टिकल है, मैंने उसका कटआउट किया है। मोर देन 60% ऑफ 8 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री एवरी ईयर रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यानी जो ऑल इंडिया काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन की, जो यह रन करती है, ये जो अपने इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो रन करती है, वो खुद कहती है कि 60% से अब जो बच्चे हैं, जो पास आउट होते हैं, जो इंजीनियर्स है, वो अनएम्प्लॉयड है। फिर भी लोग इंजीनियरिंग को एडमिशंस लेते हैं, है ना। अभी चूंकि जो AICTE मतलब ये जो ऑल इंडिया काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन का, सो वो तो गवर्नमेंट है, तो वो थोड़ा आंकड़ा कम नहीं बताएगी। लेकिन हमने पहले थिंक टैंक का देखा था, वो 80% आबो था। सो आगे भी देखते हैं, आगे क्या लिखा है। दिस इज पोटेंशियल लॉस ऑफ 20 लाख मैन डेज एनुअली, दैट नॉट ऑल, लेस देन 1% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स participated in summer internships, and just 15% of engineering programs offered by over 3,200 institutes are accredited by the National Board of Accreditation।
मतलब एनबीए का जो 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 एनबीए जो संस्था है, पहले तो 1% मतलब 100 में से एक ही बच्चा उसके लिए अप्लाई करता है, और उसमें भी वो 15% से ज्यादा बच्चों को नहीं दे सकते। सो इंजीनियरिंग का ये सिचुएशन है। ये आपको गवर्नमेंट की जो संस्था है वह खुद बताती है। सो नेक्स्ट देखते हैं, यह एक इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ठीक है। सो इसमें लिखा है 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। इंडिया टुडे भी कह रहा है। और एक आर्टिकल देखते हैं, दिस ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट्स इन द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द इंजीनियर्स ऑफ more than 1.5 million engineers who graduate each year. 80% are unemployed and close to 45% can be made employable with the right intervention. मतलब इनका कहना है कि 80% से ज्यादा ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं तो 45% जो बच्चे हैं उनको हम शायद एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। कोई फिक्स नहीं। ये एक और आर्टिकल है। ये सारे आर्टिकल्स आपको यूट्यूब अपने गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता, पर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी ये जो आर्टिकल है ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, और ये 14 अप्रैल 2020 का आर्टिकल है, मतलब रिसेंट आर्टिकल है और बहुत डिस्टर्बिंग आर्टिकल है। सो इसमें कहा गया है एम्प्लॉयमेंट रेट इन मार्च fails to an all-time low of 38.2% and since get much worse as we move into the lockdown period, according to CMIE, Center for Monitoring Indian Economy। अभी ये जो थिंक टैंक है, तो पहले 2 साल पहले हमने देखा 7.2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। अभी जब से लॉकडाउन बढ़ा है तब से इसने 23% का क्रॉस किया है, और अब कितना है 38.2। जब 7.2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट था तब 100 आउट ऑफ 80% इंजीनियर्स को जॉब्स अवेलेबल नहीं थे। तो अभी जो करंट रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, और जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ेगा, ऐसा कहा गया है। और ये कब का है? अप्रैल 14 का। तो अब कितना अवेलेबिलिटी रहेगा हम बता नहीं सकते। सो अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें 2-3 साल से, या फिर जो अगर गवर्नमेंट साइड से अगर हम उसके बारे में देखेंगे, सो इंजीनियर्स का जो अवेलेबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट का वो काफी कम दिखता है। सिर्फ एक ही सेक्टर है आईटी सेक्टर इंजीनियरिंग में, वो काफी अच्छे से कर रहा है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करके कंपनी है, या फिर हमारा इन्फोसिस है। सो वर्ल्ड में जो आईटी सेक्टर है वो काफी अच्छे से वर्कआउट कर रहा है इंजीनियरिंग सेक्टर में, यह उसका पॉजिटिव थिंक है। और शायद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा या जैसे जैसे कोई और नए इनोवेशन किए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा या फिर किसी और संस्थाओं के द्वारा, तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े। लेकिन पिछले 2-3 साल से इंजीनियर्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी हाई है ना। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो कि किस तरह से वर्कआउट करना है। तो ये तो हो गया पीसीएम के जो लोग इंजीनियर्स करना चाहते हैं या ऐसे लोग जिनको पॉलिटेक्निक जाना है। सो ये 3-4 साल के कुछ रिकॉर्ड्स है, कुछ मैंने गूगल से कटआउट लिए, कुछ न्यूज़पेपर के काफी मतलब रेपुटेड जो हमारे न्यूज़पेपर्स है ना, बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे, जो भी है, ठीक है। सो उनसे आपको बताया। ठीक, अभी वर्कआउट कर रहा था जब मैंने ये रिकॉर्ड निकाल रहा था, तो मैंने जस्ट एक गूगल को क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स होंगे, है ना, मतलब कोरोना वायरस आने के पहले, ठीक है ना। सो उसका क्या आंसर था देखो, वी कैन सेफली अज्यूम मोर देन 9 मिलियन इंजीनियर्स आर जॉबलेस इन इंडिया टुडे। 9 मिलियन, है ना, कोरोना से पहले, ठीक है, जब 7.2 था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अभी 30 से ज्यादा है ना। और ये तो ठीक है, लेकिन आगे जो मुझे मिला वो देखो। सो ये लाइव मिनट का है, 36 मिलियन जॉब एट रिस्क इन पोस्ट कोरोना इंडिया। 136 जॉब, 136 मिलियन जॉब। सो इट्स अ ह्यूज नंबर। सो जब
पोस्ट कोरोना आने के बाद 136 मिलियन जॉब लॉसेस जाने का चांसेस है। और इसमें कौन कौन रहेंगे, जैसे कि हमने पहले कुछ वीडियो में देखा था कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वीक पड़ रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को काफी अफेक्ट किया है कोरोना ने। मैक्सिमम लोग वहां से रहेंगे। और ये जो अपडेट है कुछ सालों का, सो आप इसको एनालिसिस कर सकते हो और सोच सकते हो कैसे इसको टैकल करना है। अगर आपको इंजीनियर्स बनना है तो भी फिर आप आईटी सेक्टर्स को चुन सकते हो, वो फिलहाल ठीक से चल रहा है। ठीक है, ओके। सो अभी हम देखते हैं कि मेडिकल सेक्टर का क्या हाल है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था गूगल को कि कितने इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, वैसे मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कितने डॉक्टर्स है, तो उसका आंसर क्या था, फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एवरी ईयर देयर आर अप्रोक्सीमेटली 22K यानी 22,000 एमबीबीएस, ठीक है, डॉक्टर्स पासिंग आउट थ्रू आउट ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री से 22,000 पास आउट होते, ठीक है। So in future the doctors are increasing in number, but till now not much doctors are unemployed. It's till now a career of 99.90% employment. यानी कि अभी हर साल हमारा जो देश है वो लगभग 22, इस रिपोर्ट के मुताबिक 22,000 डॉक्टर पर ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो मतलब एम्प्लॉयमेंट का रेट रहेगा वो 99.90, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट रहेगा 0.1%, है ना, यानी कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा बेसिकली। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेल्थ? सो द WEF said the healthy life expectancy where India has been ranked 109th out of total the 141 countries, ठीक है, यानी जो 141 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड की, उसमें हेल्थ का जो रैंक है इंडिया का वो है 109th, मतलब काफी कम रैंक है हमारा। यानी कि हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, यानी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो काफी कम है। यानी हमारे पास डॉक्टर्स भी कम है और हमारे पास काफी सारी हॉस्पिटल्स भी कम है एज कंपेयर टू हमारा जो पॉपुलेशन है उसकी तरफ। और यह आर्टिकल कुछ न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है। अभी जो दूसरा कंसेप्ट है उसमें हम देख सकते हैं, यह एक मतलब काफी मतलब रेपुटेड स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, सो उनके द्वारा दिया गया है। ऑफ कोर्स इस न्यूज का आर्टिकल है इंडिया टुडे का। द फॉर्मर गवर्नर ऑफ MCI डॉक्टर देवी शेट्टी in an Indian Express report said India has approximately 300 medical colleges producing 30,000 to 35,000 graduates every year, whereas the need is that of 500 new medical colleges producing 1 million doctors every year. अभी हम 30,000 के आसपास पर ईयर को डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो MCI के गवर्नर है, ठीक है, सो उनका क्या कहना है कि हमको और चाहिए, लगभग हमको 1 मिलियन डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने पर ईयर, है ना, मतलब और उनको 500 हॉस्पिटल्स कॉलेजेस चाहिए जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि भविष्य में, अभी तो कोरोना आया है, तो कोरोना के बाद हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस को सैंक्शन मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो स्ट्रांग बने, ताकि आगे जाके अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम विपत्ति आती है तो हम उसको सम और अदर करके टैकल कर सके। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो ये लोकमत का मतलब एडिटेड पेज है। सो यहां पे लिखा है कि जो इंडियन फार्मेसी है, ठीक है ना, सो वह, चलो देखते हैं क्या लिखा है। से लोकमत का एडिटेड पेज है, तो यहां पे लिखा है भारताला जगातील सर्वाधिक औषध उत्पादन करणारा देश म्हणून ओळखले जाते। सो इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडिया है वो पहचाना जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं। सो यह फार्मेसी फील्ड को दर्शाता है, ठीक है ना। सो इंडियन फार्मेसी जो फील्ड है
वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज काफी स्ट्रांग है, और यह सबसे ज्यादा जो मेडिसिन है प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड में, है ना। सो इसमें भी काफी सारी अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर हम पीसीबी को देखेंगे, जिसमें और भी जैसे बीएससी एग्री, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे सारे सेक्टर्स जुड़ जाते हैं जो कि लाइफ से सीधा रिलेटेड है। सो इसमें काफी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो अभी हम कॉमर्स फील्ड के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। सो कुछ लोगों को लगता है कि कॉमर्स फील्ड में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो आजकल का ट्रेंड है कि काफी सारे लोग कॉमर्स को अप्रोच कर रहे हैं, है ना। सो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया है, इसमें हमने देखा है कि कोरोना के कारण कितने सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। और अगर हम देखेंगे तो कॉमर्स में कौन कौन से अवेलेबिलिटीज होते हैं सेक्टर के, एक रहता है अकाउंट, एक रहता है बैंकिंग, एक रहता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह, है ना। तो अगर हम जो करंट इवेंट्स है उसको स्टडी करने का प्रयास करेंगे तो हमको समझ में आएगा जो मीडियम लेवल के जो हमारे बिजनेसेस है ना, तो उनको काफी हद तक अफेक्ट किया है, और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फिलहाल क्लोज है ना। और इसका बहुत ही ज्यादा विपरीत परिणाम इन सारे के सारे अकाउंटेंट्स के ऊपर होने वाला है। अगर हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अगर हम कुछ समय से पहले देखते, तो मैं जब छोटा था, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर लेते हैं, तो शायद 5th स्टैंडर्ड में रहूंगा, तो मेरे एक रिलेटिव्स थे, वो बैंक में काम कर रहे थे। उस समय उनके बैंक में लगभग 36 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे थे, ठीक है। और आज उनके बैंक में सिर्फ 7 लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़े, फॉर एग्जांपल अगर एटीएम आया है ना, अभी इस तरह के एटीएम आया जिसमें हम उनको कैश भी जमा कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ है कि जो कैशियर का पोस्ट था वो गायब हो गया है बैंकिंग से, है ना। धीरे धीरे और भी कुछ चीजें डेवलप हुई है, जैसे अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम जैसे एप्लीकेशन को यूज करने के लिए प्रमोट कर रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है। आज हर दुकान के ऊपर इनके द्वारा आप पे कर सकते हो, है ना। और इनका रिकॉर्ड भी खुद ब खुद रखा जा रहा है। तो जो पर्सनल डीलिंग्स थी, जो कैश फ्लो था, वह अब पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। आप आसानी से बैंकिंग कर सकते हैं लोग, इसलिए बैंकिंग में बहुत सारे जो सीट्स थे वह अब रिक्वायर्ड नहीं है ना। सो मैन पावर कम हो गई है। इसके ऊपर क्या है, अभी हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं सारे अलग अलग प्रकार के, ठीक है, जितने भी जो अभी इंडस्ट्रीज लूज कर रही है उनकी स्ट्रेंथ को, तो इसके कारण अकाउंट्स भी चले जाएंगे। अभी कुछ कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप की, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं याहू सीआरएम है, या फिर मर्क ईआरपी करके है ना, हबस्पॉट सीआरएम भी है। सो स्पेशली जो मर्क ईआरपी करके जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, सो वह क्या कर रहा है, एक कोई भी अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, सो उस इंस्टीट्यूट में जितने भी मतलब जो हम वर्क कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल जो चीजें हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने का, सो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर इस मतलब सुविधा के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज कर रही है, ठीक है। तो अभी अभी जो अकाउंटेंट का काम है या जो बैंकर्स का काम है, वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है। अगर हम देखेंगे कुछ, अब रिसेंटली अगर हम डिस्कस करेंगे, तो जैसे आप अमेजोन पे के बारे में सुने होंगे, या फिर अमेजोन के कुछ स्टोर्स के बारे में सुने होंगे, अलीबाबा के जो नए स्टोर्स है खुले हैं उनके बारे में सुना होगा आपने। तो यहाँ पे उन्होंने काफी मतलब रिवोल्यूशनरी टेक्निक डेवलप की है, ठीक है। अमेजोन के स्टोर में तो आप सीधा चले जाओ अंदर, ना वहाँ पे कोई एम्प्लॉय रहेगा, ना कोई अकाउंटेंट रहेगा, ना कि किसी को आपको पैसे पे करने, आप सीधा जस्ट पिकअप करो, जैसे ही आप एंटर करोगे आपका फेस रीडिंग किया जाएगा और सीधा आपके अकाउंट से उसका मनी एम्प्टी हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग टेक्नोलॉजी काफी हद तक बढ़ रही है ना। और आगे वाले समय में मुझे लगता है कि जो अकाउंट के सारे जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन बनेंगे, और इसमें ह्यूमन इंटरफेयर काफी कम रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि सारे के सारे कॉमर्स जो फील्ड है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इंडस्ट्रीज के ऊपर, और मेरे ख्याल से इंडस्ट्रीज को आगे आने में काफी समय लगेगा। अब जो हम और भी एक तरीका है, जैसे कि हम जैसे दुबई के अगर कुछ हम देखेंगे, तो वहां पे क्या है कि अगर आप कुछ रूल ब्रेक करते हो, फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक का रूल ब्रेक करते हो, तो आपके इसमें से क्या होता है, सीधा रिडक्शन होता है, जो पर्टिकुलर फाइन है वो सीधा रिडक्शन होता है।
वहाँ पे ट्रैफिक के यहाँ पे कुछ कैमरेज लगे होते हैं, वो आपका नंबर प्लेट डिटेक्ट करते हैं, बाद में आपके अकाउंट नंबर का पता चलेगा। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से हियर, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो रही है और वो क्या कर रही है, काफी सारी मैन पावर को कंज्यूम कर रही है। सो हमेशा हमने इस तरह की चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी रिप्लेस ना कर पाए, जो कि मैंने पहले जैसे कि एवरग्रीन कुछ टॉपिक्स दिए थे आपको, सो उनके बारे में बताया था। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मैन पावर जो अभी कम हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो मैन पावर कम हो रही है, तो बहुत सारी बैंकिंग्स जो है वो मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। जैसे हमने रिसेंट में देखा है कि जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई, और भी बहुत सारी नेशनल बैंक्स एक साथ मर्ज हो गई। काफी मतलब अभी क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज प्रोसेस हो रहा है। क्यों? पहले क्या चाहिए था कि हम बैंकिंग जो सर्विस है वह हर व्यक्ति के साथ पास पहुंचे, इसलिए हर गांव में हर शहर में वो बैंकिंग यूनिट्स खोल रहे थे। अभी नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हो रहा है, अब बैंकिंग वहां पे नहीं पहुंच रही है, छोटे छोटे एप्स उनके मोबाइल में पहुंच रहे हैं, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी उनके मोबाइल में पहुंच रही है और बैंकिंग सुविधा और भी आसान हो रही है। सो इसलिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मैन पावर कंज्यूम करेगी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। सो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस फील्ड के बारे में सोचिए, और आपको एक बार देखिए रिसेंट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो कहाँ पे कंज्यूम कर रही है, किस मैन पावर के ऊपर अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और अब बचा लास्ट आर्ट, ठीक है। सो आर्ट के बारे में हम सब जानते हैं, जो हार्डकोर आर्टिस्ट है उनके लिए ये सबसे बेस्ट फील्ड है। अगर आप सिंगिंग करना चाहते हो तो आप वहां पे एंटर कर सकते हो, काफी अच्छे सिंगर बन सकते हो, है ना। अगर आप पेंटर बनना चाहते हो, हार्डकोर पेंटर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली यह है। लेकिन जैसे कि सब जानते हैं आर्ट में और एक ऑपुलेंट जगह होती है सिविल सर्विसेज पर, जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च कर रही है कोरोना को रिकवर करने में। सो हमारे एनालिसिस के हिसाब से आने वाले समय में काफी कम रिक्रूटमेंट होगी सिविल सर्विसेज में, है ना। क्यों? क्योंकि हम महसूल नहीं रहेगा किसी भी गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। सो जो आर्ट का जो मतलब क्रीम रहता है, जिसमें आर्ट लेके बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में एंटर करना चाहते हैं, है ना। सो उनके लिए अभी भी है भी और नहीं है भी, ये 50-50% का चांस है। लेकिन जो हार्डकोर आर्टिस्ट है उनके लिए यह काफी बढ़िया फील्ड हो सकता है, ठीक है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। अभी ये जो भी हमने डिस्कस की है सारी चीजें, है ना, तो ये अलग अलग जगह से रिसोर्स से हमने लिए, कुछ बिजनेस जो ट्रेनर्स है उनसे हमने ये चीजें उठाई है ना, या फिर जो पेपर्स है, कुछ रेपुटेड पेपर्स है उनसे हमने कटिंग्स उठाई है, और जो हमारा थिंक टैंक है आचार्य एकेडमी का, उन्होंने आपस में मिलके सोच विचार करके इसको बनाया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है वो 100% सही है, और ऐसा हम कोई दावा भी नहीं कर रहे, है ना, पर ये काफी हद तक सही है ना। मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, आपका खुद के जो इंटेलिजेंस है वो इम्प्लीमेंट कीजिए, आप खुद रिसर्च कीजिए गूगल पे, क्योंकि यह आपके बच्चे का भविष्य है। आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, और रादर देन मतलब इन्फ्लुएंस बनने से, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आने से, मैं चाहता हूं कि आप खुद इसके ऊपर काम कीजिए। ये हमने प्रयास किया है छोटा सा, आई होप ये आपको मदद करे आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हमने जो भी कंटेंट दिया है एक बार इसके ऊपर आप जरूर विचार कीजिए। और जैसे हमने इस वीडियो में देखा था कि कुछ चीजें हैं वो लाइफ से सीधा रिलेटेड है, जैसे एग्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, फार्मेसी है, डिफेंस है ना, इनको या पर्सनल केयरिंग यूनिट्स है ना, जैसे एजुकेशन हो, ये रिक्वायर्ड है, लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और इसको कभी भी रिप्लेस किया नहीं जा सकता टेक्नोलॉजी के साथ, है ना। सो इसलिए मैं आपको विनती करता हूं कि कृपया करके इन सेक्टर्स के ऊपर बहुत ही गंभीरता से सोचिए, है ना, और अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कीजिए। सो धन्यवाद।